वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन से मैं आपके साथ यूजीसी नेट पेपर बल्कि एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर कि आपको डेली आपकी यूनिट वाइज कुछ टॉपिक मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हैं। सो आज का जो हमारी यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फिलोसफिकल अप्रोचेस एंड एम्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम आज देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है आपकी एजुकेशन का, जिसे कि आप हिंदी में शिक्षा कहते हैं। तो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो क्या है, इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कोई ये नहीं है कि आपने 10 साल 12 साल में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन होती है स्कूल की, कॉलेज की, वो आप 12 साल 15 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर मैं लाइफ के पर्सपेक्टिव से बात करूं आपकी शिक्षा की, आपकी एजुकेशन की, तो ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। और पूरी की पूरी आप एंटायर लाइफ इसके अंदर कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपकी ग्रोथ होती है और आपकी डेवलपमेंट होती है। तो शिक्षा एक कह सकते हैं लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है, जिसके अंदर आप सीखते हैं, आपका विकास होता है और आपकी गलती शामिल होती है इसके अंदर। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है आपका डेवलपमेंट। इस तरह का डेवलपमेंट आपका इट इंक्लूड्स फिजिकल शारीरिक विकास, मेंटल मानसिक विकास, सोशल सामाजिक, मोरल नैतिक और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट लाइक की आध्यात्मिक विकास। तो ये कह सकते हैं कि शिक्षा एक लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है, जिसके अंदर आप कंटिन्यू सीखते रहते हैं, आपका विकास होता है और आपकी डेवलपमेंट होता रहता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी हमारी ह्यूमंस है उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर विकास करना, उनको डेवलप करना। तो एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसके अंदर आपको किन किन चीजों को हाईलाइट याद रखना है? सबसे फर्स्ट थिंग कि एजुकेशन क्या है, आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और दूसरी चीज, इसके अंदर हम किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं आपके एजुकेशन में? आपकी लर्निंग हो गई, लर्निंग के बाद आपकी ग्रोथ हो गई, इसके बाद आपकी डेवलपमेंट हो गया। और इसके अंदर डेवलपमेंट किस किस पर्सपेक्टिव में होता है? आपका डेवलपमेंट होता है फिजिकल डेवलपमेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, आपका मोरल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो आई होप आपको एजुकेशन का सिस्टम समझ में आ गया होगा, इसका इसका मीनिंग है, इसको किस तरह को डिफाइन करना है। एग्जाम में कई बार पूछ लेंगे कि एजुकेशन एक ईयरली प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है या एज वाइज प्रोसेस है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसके अंदर किन किन एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट होता है, कौन कौन चीजों की ग्रोथ होती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये पार्ट था मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं एजुकेशन की। सबसे पहले जो डेफिनेशन दे रखी है यानी एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें हर कोई मोस्टली जानता ही है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सो टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप द कैरेक्टर्स, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। इनके हिसाब से जो टीचिंग है बहुत नोबल प्रोफेशन है, जो कि बिल्ड करता है कैरेक्टर को, कैलिबर को और एक इंडिविजुअल के फ्यूचर। ये डेफिनेशन किसके हिसाब से है? एपीजे अब्दुल कलाम। इन डेफिनेशंस को आपको वर्ड टू वर्ड रिवाइज करना होता है, याद करना होता है कि पर एग्जाम में एग्जैक्टली डेफिनेशन आ जाते पूछ लेंगे ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो वो आपको याद होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन है जी के चेस्टन की है, एजुकेशन इज द सोल ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि एजुकेशन इज द सोल ऑफ सोसाइटी, ये किसने कहा है? एज इट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और सोल कहते क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आप एजुकेशन की हेल्प से ही एक जनरेशन के नॉलेज को दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, जो कि वर्क सोल का होता है। तीसरी डेफिनेशन स्वामी विवेकानंद जी की है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य से या मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता का प्रकटीकरण करती है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन। इनके हिसाब से एजुकेशन की हेल्प से आपके अंदर परफेक्शन पहले से ही होती है, लेकिन आपको उसको समझना होता है बस। तो एजुकेशन वो होती है। इसी तरह अगर हम अरिस्टोटल की बात करें तो इनके हिसाब से एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इनके हिसाब से साउंड बॉडी के अंदर साउंड माइंड का क्रिएशन करना ही आपका एजुकेशन होता है। और अगर मैं टैगोर की बात करूं, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो इनके हिसाब से शिक्षा का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, कि आप अपने आप को समझ पाओ। जब तक आप खुद को नहीं समझ पाओगे, अपने कैलिबर को नहीं समझ पाओगे, अपनी पावर्स को नहीं समझ पाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो टैगोर जी के हिसाब से वही है
कि अपने आप को समझना ही आपकी शिक्षा होती है। तो ये कुछ फेमस डेफिनेशंस हैं जो कि आपको सारी की सारी याद करनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। सो डेवलप्स ह्यूमन पोटेंशियल। सबसे पहला क्या है, जब आप कहीं ना कहीं एजुकेशन रिसीव करोगे तो आपकी ग्रोथ होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी, आपकी लर्निंग होगी। तो वो चीज आपका जो पोटेंशियल होता है उसको बिल्ड करेगा, उसको इंक्रीज करेगा, उसको डेवलप। नेक्स्ट है प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। जब आपके पास अब नॉलेज होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, आप ये कह सकते हैं जो भी आपकी पावर्स हैं, आपको सोसाइटी के बारे में पता है, रूल्स को, रेगुलेशंस को, आपकी मोरालिटी अंदर आपके डेवलप हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो सोशल जस्टिस होता है, इक्वालिटी होती है, वो अपने आप डेवलप होने लग जाएगी। आप उसी को प्रमोट करोगे। बिल्ड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। अब इकोनॉमी कहाँ से बनती है, कहीं ना कहीं आपसे और हमसे ही मिलकर हमारी इकोनॉमी बनती है। अगर हम सारे एजुकेटेड होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेंटल लेवल है वो डेवलप होगा, हमारी ग्रोथ होगी, हमारी लर्निंग होगी। और अगर ये सभी चीजें एजुकेशन की हेल्प से हमें मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर नॉलेज की हेल्प से कुछ ना कुछ बेटर ऐड कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिट कल्चर एंड हेरिटेज। अब आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि एजुकेशन में आपके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, आपकी हेरिटेजेस को प्रिजर्व करने के लिए वर्क किया जा रहा है। तो कैसे ट्रांसमिट होती है, सारे एजुकेशन की हेल्प से। प्रिपेयर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जब आप एजुकेटेड होगे, जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक सामाजिक शिक्षा की, आपकी नैतिक शिक्षा की, या हम जिस तरह की भी एजुकेशन ये होती है हमारी। तो वहां पर बात करी जाती है कि अगर आप एजुकेशन आपकी कंप्लीट है, आप एक एजुकेटेड पर्सन है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानोगे उस सोसाइटी के लिए, उस नेशन के लिए, उस एरिया के लिए जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप काम करते हैं। एंड लास्ट वन इज एनकरेज साइंटिफिक टेक। तो ये तो थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो अब हम देखेंगे कि फिलोसफिकल अप्रोचेस इन एजुकेशन। अब आप देखिए, अगर आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपके 4 टीचर हैं, 5 टीचर हैं, तो हर टीचर का पढ़ाने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है। तो उसी तरह जो भी हमारे थिंकर्स थे, उन सभी के मेथड एजुकेशन के लिए अलग थे, उनको प्रोवाइड करने का, उसको देने का। तो उन सभी ने अपने अपने तरीकों को, अपने अपनी अप्रोचेस को एक डिफरेंट नेम से मेंशन किया है। तो उन सभी हमें अप्रोचेस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि किस थिंकर्स की क्या कैसे अप्रोच थी, उसके अंदर किस तरह वर्क करते थे। कि एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे आइडियलिज्म है, कि आइडियलिज्म किस थिंकर ने इसे हमें प्रोवाइड किया है, इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या था उसका, इसके कोई एग्जाम्पल बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिलोसफी है वो है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को हिंदी में हम कहते हैं आदर्शवाद। तो एग्जाम में जो पॉइंट पूछे जाते हैं, सबसे पहले पूछे जाते हैं आपकी की आइडिया, कि की आइडिया क्या है इस अप्रोच के। तो की आइडिया क्या है, माइंड एंड स्पिरिट आर सेंट्रल एंड वैल्यूज आर इटर्नल। थिंकर्स कौन थे इस अप्रोच के, आपके प्लेटो, विवेकानंद जी और अरविंदो। तो कई बार आपके साथ अप्रोच के साथ थिंकर्स के नाम भी मैच करने को आ जाते हैं, या मैच बोल देंगे कि प्लेटो है तो इन्होंने किस अप्रोच को आपको प्रोवाइड किया एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर आपको थिंकर्स और आपकी अप्रोच दोनों याद होनी चाहिए। जिसमें बोलना क्या चाहते हैं कि माइंड एंड स्पिरिट आर सेंट्रल एंड वैल्यूज आर हिडन। तो अगर मैं माइंड और स्पिरिट की बात करूं, तो ये बात करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके जो भी फिलोसफिकल होते हैं या आपके जो स्पिरिचुअल आइडियाज हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, जिनके बिना कि हमारा एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। तो वो बात करते हैं कि माइंड एंड स्पिरिट आर द कंपल्शन, कह सकते हैं आप, जरूरी समझ सकते हैं, इसके बिना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। और वैल्यूज आर इटर्नल का मतलब क्या है, ये बात करते हैं वैल्यूज के अंदर, जैसे कि आपकी लव है, आपका ट्रस्ट है, आपका पीस है, मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आपको लाइफ की हर सिचुएशन में आपको गाइड करती हैं, आपको हेल्प करती हैं अपने डिसीजन लेने के। तो यहाँ पर उन वैल्यूज के ऊपर फोकस किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो स्कूल में आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है प्रेयर के साथ, वहां पर क्या होता है, विद प्रेयर एंड मोरल स्टोरीज। मोरल स्टोरीज क्यों सुनाई जाती है, कि कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर स्टार्टिंग में ही इन वैल्यूज को इनकलकेट किया जा सके उसके माइंड के अंदर। क्योंकि अगर एक बार ये मोरल्स उसके माइंड में इनकलकेट हो गए तो लाइफ टाइम वो कभी चेंज नहीं होते। वो उनके हिसाब से ही अपने लाइफ के, अपनी जो भी सिचुएशन आएंगी लाइफ में, उनके डिसीजन ले सकता है। टीचर बच्चों को क्या सिखाता है, ऑनेस्टी, कंपैशन एंड ट्रुथ थ्रू लिटरेचर। आपको सोचिए, आपकी लिटरेचर में इतनी स्टोरीज होती है, उनको पढ़ने का मतलब क्या है,
क्योंकि ना तो साइंस है ना वो मैथमेटिक्स है, बट कहीं ना कहीं उन लिटरेचर्स की हेल्प से स्टूडेंट्स को टीचर ऑनेस्टी, कंपेशन, ट्रथ, या कह सकते हैं जो भी मोरलिटी होती है, जो भी आप कह सकते हो जो वैल्यूज होती हैं, उनको उन स्टूडेंट्स के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट लर्निंग वैल्यू एजुकेशन थ्रू भगवत गीता और बायोग्राफिक्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। जो भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं उनकी बायोग्राफीज हैं या भगवत गीता है, हम उनको क्यों पढ़ते हैं? इसके थ्रू भी कहीं ना कहीं हम इनसे जो वैल्यू एजुकेशन है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो ये तो होती है आपकी पहली अप्रोच, आइडियलिज्म, जिसे कि आप हिंदी में आदर्शवाद कहते हैं। और इनका मानना है कि माइंड और स्पिरिट कह सकते हैं आपकी फिलोसफिकल कंपल्शन है, बिना माइंड और स्पिरिट के आपका जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है वो नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं बात करूँ कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, तो माइंड और स्पिरिट है। और इसके बाद आपकी जो वैल्यूज है उनको यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर, जो भी लर्नर्स होता है उसके अंदर इनकलकेट किया जाता है। जो मेन थिंकर्स थे इसके, प्लेटो, विवेकानंद और अरविंद। दूसरी आपके पास अप्रोच है नेचुरलिज्म, जिसे कि हम प्राकृतिकवाद कहते हैं। ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी अप्रोच है, इसको बहुत बार इसके अंदर पूछा गया है। और सबसे अंदर इसका मेन कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। तो की आइडिया क्या है इनका कि नेचर इज द बेस्ट टीचर एंड लर्निंग थ्रू सेंसेस। तो ये कहता है कि नेचर सबसे अच्छा टीचर है। अगर आप नेचर में रहोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कोई और नहीं सिखा सकता, बट आपको नेचर वो चीजें इजिली सिखा देगा। और आप जो भी लर्निंग करते हैं अपने सेंसेस की हेल्प से आप लर्निंग करते हैं। तो इसके जो मेन थिंकर्स हैं रूसो, टैगोर एंड स्पेंसर, ये तीन इसके मेन आपके थिंकर्स हैं। और इसमें एग्जाम्पल आप खुद समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल की हेल्प से आप चीजों को इजिली रिलेट कर पाते हैं अपने टॉपिक के साथ। आउटडोर लर्निंग लाइक बोटेनिकल गार्डन और जू विजिट्स। स्कूल्स में या कॉलेजेस में बोटेनिकल गार्डन्स हैं या जू विजिट क्यों करते हैं? रीजन होता है कि जब हम चीजों को स्कूल से बाहर जाकर नेचर में देखते हैं तो हम उन चीजों के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा नॉलेज डेवलप कर पाते हैं रिलेटेड टू, लाइक कि आपका गार्डन रिलेटेड टू आपके प्रोडक्ट, रिलेटेड टू आपके फर्न्स एंड हर्ब्स, फ्लोरा फोना, या आपके जो भी एनिमल्स हैं उनसे रिलेटेड। शांति निकेतन आपको पता है एक मॉडल था जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्टार्ट किया था। क्लास वहां पर कहाँ लेते थे? पेड़ों के नीचे क्लासेस लिया करते, क्योंकि इनका क्या मानना है कि नेचर इज द बेस्ट टीचर। तो इन्होंने जो अपना शांति निकेतन जो मॉडल स्टार्ट किया था एजुकेशन का, वहां पर वो पेड़ों के नीचे या कह सकते हैं प्रकृति के साथ ही अपनी शिक्षा को बच्चों को दिया करते। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस मॉडल के अंदर अंडर द ट्रीज एजुकेशन दी जाती थी? तो वो था आपका नेचुरलिज्म। और उसको रन करने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और स्कूल का नाम क्या था, उस मॉडल का नाम क्या था? शांति निकेतन मॉडल। स्टूडेंट लर्निंग अबाउट एग्रीकल्चर बाय वर्किंग इन स्कूल फार्म्स। अब आपको अगर फार्मिंग सीखनी है तो आप बुकिस नॉलेज में उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं सीख सकते। तो आज के टाइम पे हम देखते हैं जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के अंदर ही स्कूल फार्म्स होते हैं, जहां पर स्टूडेंट उसके अंदर वर्क कर कर उस चीज को इजिली सीख पाते हैं। तो ये था क्या? नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद। मतलब अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके नेचर और एजुकेशन को रिलेट कर रहा है तो वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आपके नेचुरलिज्म अप्रोच से रिलेटेड है। और उसके मेन थिंकर्स कौन है? रूसो है, टैगोर है और स्पेंसर। इसके बाद तीसरी आती है आपकी अप्रोच प्रैग्मेटिज्म, जो कि जिसे कि हम हिंदी में व्यवहारिकतावाद कहते हैं। जिसके की आइडिया क्या है? ट्रुथ, व्हाट वर्क इन प्रैक्टिस एंड लर्निंग बाय डूइंग। इसमें जो सबसे ज्यादा वर्ड रिपीट होता है कि लर्निंग बाय डूइंग किस अप्रोच के अंदर आता है आपका? तो लर्निंग बाय डूइंग आपका थिंकर्स जो थे जॉन डेवी एंड किलबैक। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लर्निंग बाय डूइंग कि किस अप्रोच के अंदर आती है और इसको देने वाले थिंकर्स का नाम आप बताइए। तो आपको पता होना चाहिए जॉन डेवी ने इसको दिया था हमें लर्निंग बाय डूइंग, और किस अप्रोच के अंदर आती है? प्रैग्मेटिज्म के अंदर आती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं जो बच्चे होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उस चीजों को करके सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। अब इसमें एग्जांपल है कि जैसे प्रोजेक्ट मेथड, स्टूडेंट मेक अ मॉडल ऑफ अ स्मार्ट सिटी
जब कोई भी स्टूडेंट है वो एक मॉडल बनाएगा तो कहीं ना कहीं उसको बेसिक से लेकर एडवांस तक की नॉलेज अपने आप हो जाएगी कि जब आप कोई काम खुद करते हैं तभी आप उस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। इसी तरह आपके जो भी साइंस फेयर्स होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रुप असाइनमेंट्स होते हैं, उनका रीजन क्या होता है उनको देने का, कि जब आप उसको करोगे तभी आप उसको बेटर वे में सीख पाओगे। इसी तरह आपकी कम्युनिटी सर्विसेज एक्टिविटीज लाइक कि आपका जो क्लीननेस ड्राइव होती है, प्लांट ड्राइव होती है, या ब्लड डोनेशन कैंप आप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चीजें करते हैं, आप उन चीजों को करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये होता है आपका प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कीवर्ड्स आपको याद करने हैं, लर्निंग बाय डूइंग एंड जॉन डेवी और किलपैट्रिक, ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे कि हम निर्माणवाद कहते हैं। अब अगर मैं निर्माणवाद की बात करूं तो इसके की आइडिया क्या है, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। और इसके जो थिंकर्स थे पियाजे और ब्रूनर थे। अब लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज में क्या है, तो कि लर्नर्स है वो कंटिन्यू अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहते हैं। तो इंक्रीज कैसे करेंगे, या आप एग्जांपल से समझ पाओगे इजीली। सो स्टूडेंट डिस्कवरिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज थ्रू एक्टिविटी। ग्रुप डिस्कशन वेयर द स्टूडेंट्स फॉर्म्स देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। Child using Legos blocks to understand structure and balance। तो अगर Legos ब्लॉक की बात होती है, क्या होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप किसी स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। हो सकता है आप कोई किला बना रहे हैं, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, जस्ट एक कह सकते हैं खेलने के लिए, एक्टिविटी के लिए होते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कनेक्ट करके आप ब्रिक्स की तरह इनको मान सकते हैं कि ब्रिक्स की तरह फॉर्म होते हैं इनका, और उसको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके आप वहां पर बैलेंस सीखोगे, आप उसका डिजाइन सीखोगे, आप उसको बनाना सीखोगे। यहाँ पर चीजें क्या होती है कि हम जो भी सीखता है लर्नर कहीं ना कहीं एक्टिवली अपने नॉलेज को धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है। और यहाँ पर जो भी नॉलेज आएगी स्टूडेंट के अंदर वो कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिकल्स के थ्रू आएगी, अपनी एक्टिविटीज के थ्रू आएगी, अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू आएगी, उनसे आती है यहाँ पर। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म, मानवता। इसकी की आइडियाज क्या है, आपका ह्यूमन वेलफेयर, ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अगर कहीं पर भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका आ जाए तो अगर सबसे पहला नाम किसका आता है, आपके मास्लो का आता है सबसे पहला नाम। ह्यूमन वेलफेयर, ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आपकी कौन सी अप्रोच है, आपकी ह्यूमनिज्म अप्रोच है। उसके थिंकर्स कौन कौन है, मास्लो और कार्ल रोजर्स। तो इनका आप एग्जांपल देखिए कि टीचर्स काउंसलिंग स्ट्रेस्ड स्टूडेंट विद एम्पैथी। अगर किसी स्टूडेंट के अंदर बहुत ज्यादा उसने स्ट्रेस ले रखा तो कहीं ना कहीं टीचर उसको एम्पैथी की हेल्प से उसकी काउंसलिंग करती है। स्कूल प्रमोटिंग आर्ट्स, म्यूजिक एंड क्रिएटिविटी अलोंग विद एकेडमिक्स। आज के टाइम पे हम जो जितने भी स्कूल हम देख रहे हैं, जो आपके टॉप एजुकेशन सिस्टम है या जो भी इस टाइप की बॉडीज हैं, वो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स के साथ कहीं ना कहीं आपके आर्ट्स, म्यूजिक, क्रिएटिविटी इन सभी को भी प्रमोट कर रही है। रीजन क्या है, वो इस अप्रोच को फॉलो करने लगे, ह्यूमनिज्म अप्रोच को। अ टीचर मोटिवेटिंग अ चाइल्ड टू फॉलो हिज पैशन इन स्पोर्ट्स। आज के 20 साल 25 साल पहले स्पोर्ट्स के नाम पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी कुछ फैसिलिटी स्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल रहा करता। लेकिन अगर आज के टाइम पे आप कोई भी टॉप स्कूल्स उठा के देखते हैं तो उनके अंदर आपकी एकेडमिक्स से ज्यादा कहीं ना कहीं या मेन फोकस होता है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे, कि स्टूडेंट का पैशन क्या है, उस पैशन को किस तरह पूरा किया जा सकता है। तो ये है आपका ह्यूमनिज्म, जहां पर आपके पैशन की बात करी जाए, आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी जाए, ह्यूमन वेलफेयर की बात करी जाए, वहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, ह्यूमनिज्म अप्रोच का यूज कर रहे हैं। और उसका मेन थिंकर है मास्लो और कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसे कि आप अस्तित्ववाद भी कहते हैं। जिसके की आइडियाज क्या है, इंडिविजुअल चॉइस, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आप जो एक कह सकते हैं जो लर्नर है उसकी खुद की चॉइस क्या है, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो फ्रीडम उसे प्रोवाइड करो। कि जब आप कहीं ना कहीं आपको एक फ्रीडम मिल जाती है तो उस कंडीशन में आप बेटर डिसीजन ले पाते हैं। इसके जो थिंकर्स थे वो सातरी और कियरगार्ड थे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्टेंशियलिज्म को बहुत कम रिपीट किया गया है आज तक पेपर के अंदर। जो स्टार्टिंग की आपकी 5 अप्रोचेस थी, मैक्सिमम उन्हीं के अंदर से पेपर में रिपीट किया जाता है। बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए ये क्या होती है। जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल है कि जब आप 10th करते हैं, आपको आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस इन तीनों में से किसी एक स्ट्रीम को चूज करना होता है। तो किसका एग्जाम्पल है, आपके एग्जिस्टेंशियलिज्म। यहाँ पर स्टूडेंट्स को फ्रीडम दी जाती है कि वो किसी भी
कॉमर्स को, आर्ट्स को या साइंस को चूज कर सकता है। टीचर्स कई बार कहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के टॉपिक खुद चूज कर लो आप, बट आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है किसी भी एक टॉपिक पर। तो ये किसकी फ्रीडम है? उनके चॉइस की, उनके सिलेक्शन की। ओपन बुक एग्जाम जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, अभी भी कुछ स्टेट्स में, कुछ बोर्ड्स में अभी भी इसको यूज किया जाता है, जहां पर कि स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्योंकि बुक्स आपके पास है लेकिन थिंकिंग आपकी वहां पर डेवलप होगी कि क्वेश्चंस में किस तरह अटेम्प्ट करोगे आप अपने क्वेश्चंस को, अपने सॉल्यूशंस को। यहाँ पर क्या है, आपको फ्रीडम दी जा रही है, आप कह सकते हैं चॉइस दी जाती है अपने वर्क को, अपनी लर्निंग को करने की। नेक्स्ट है कि बिहेवियरिज्म, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट हो रखा है एग्जाम्स के अंदर, जिसे क्या व्यवहारवाद बोलते हैं। तो की आइडिया क्या है, लर्निंग कैसे होती है? चेंज इन बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की हेल्प से आपको लर्निंग दी जाती है। यहाँ पर जो याद करने वाले वर्ड्स हैं वो है रीइंफोर्समेंट और आपका बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट होता क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल चीजें होती हैं, आप उसका आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, आपको पनिशमेंट दी जा रही है, उनकी हेल्प से आपके बिहेवियर के अंदर चेंज आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। उसके मेन थिंकर्स कौन थे? थॉर्नडाइक, स्किनर एंड पैवलो। तो ये आपको याद होने चाहिए कि इसके मेन एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन जो रिपीट होता है पैवलो से रिपीट होता है। तो रीइंफोर्समेंट दो तरीके से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव। अगर आपको किसी आउटपुट को बढ़ाना है तो आप वहां पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, और उसे घटाना है तो नेगेटिव। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि वो राइटिंग और अच्छी करे और अच्छी क्रिएटिविटी करे, तो वहां पर मैं उसको स्टार्स दूंगा, उसको बैचेस दूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं अपने लेट वर्क को ना करे, डेली अपना काम कंप्लीट करके लेके आए, तो वहां पर मुझे पनिशमेंट दूंगा अगर वो वर्क नहीं करेगा, जिसके थ्रू मैं उसके उस बिहेवियर को चेंज कर सकूं। इसी तरह आपका जो पैब्लो का एक्सपेरिमेंट था, डॉग सेलिब्रेट एट बेल साउंड, क्लासरूम यूज बेल अटेंशन सिग्नल। इस तरह स्कूल्स में जब बेल बजती तो बेल का मतलब क्या है, कोई ना कोई, या तो आपका लंच हो गया है, आपका कैसे लंच ओवर हो गया है, या पीरियड चेंज हो गया है। तो ये आपका बिहेवियर है। तो ये तो कुछ थे अप्रोचेस। तो बात करते हैं कि फॉर्म ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कितने तरीके की होती है। तो नॉर्मली हमारे पास तीन तरीके की एजुकेशन होती है। पहली होती है फॉर्मल एजुकेशन, जिसे कि आप औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, जो कि मैं बात कर रहा था कि आपकी 15 साल 20 साल खत्म हो जाती है, जो कि आपके स्कूल और कॉलेज तक सीमित होती है। ये कैसी होती है? स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गेनाइज होती है, और स्कूल या कॉलेज के अंदर होती है। स्ट्रक्चर कैसे होती है कि आपको 1 साल बिताओगे तभी आप नेक्स्ट क्लास में जा पाओगे। उससे पहले आपको कह सकते हैं एक एग्जाम देना होता है, एग्जाम को क्लियर करोगे तभी आप नेक्स्ट क्लास में जा पाओगे। ऑर्गेनाइज कैसे, कि आपको पता है आपको 5 साल प्राइमरी में रहना है, फिर उसके बाद आपको सेकेंडरी में जाओगे, उसके बाद आप सीनियर सेकेंडरी में जाओगे, मतलब एक ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है। और इसी तरह जब आपका स्कूल कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन के बाद आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। ये नहीं है कोई स्टूडेंट है वो प्राइमरी के बाद डायरेक्टली अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एक पैटर्न दे रखा है कि आपको पहले अपनी प्राइमरी करनी है, प्राइमरी के बाद अपनी 10th करोगे, इसके बाद आप अपनी 12th करोगे, इसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन करोगे, इसके बाद आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद तो अगर आप करना चाहते हैं तो फिर इसके बाद ऑप्शन आता है आपकी पीएचडी का। तो ये ऑर्गेनाइज कह सकते हैं वे में होता है, स्ट्रक्चर वे में होता है। तो ये होती है जो एजुकेशन आप स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशनल बॉडीज के थ्रू कलेक्ट करते हैं, लेते हैं, गेन करते हैं, वो होती है फॉर्मल एजुकेशन। दूसरी होती है इनफॉर्मल, जो कि आपको आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपकी मीडिया सिखाती है। क्योंकि अगर हम बात करें, हमारा सबसे पहला टीचर होता है, कौन होता है? हमारी फैमिली होती है, हमारी सोसाइटी होती है। क्योंकि स्कूल में तो हम बाद में जाते, 3 साल 4 साल होने के बाद जाते, बट बर्थ के बाद 2 से 3 साल तक का जो हमारा टाइम होता है हमारी फैमिली के साथ ही होता है। स्कूल में, कॉलेज में गए तो भी वहां से हम 2 बजे 3 बजे 4 बजे अपने घर पहुंच जाएंगे, बट उसके बाद रात तक का जो टाइम होता है, मॉर्निंग तक का जो टाइम होता है, कि हमारे एथिक्स होते हैं, हमारे वैल्यूज है, हमारे मोरल्स है, ये सब कहीं ना कहीं हम अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से सीखते हैं। उसके बाद होता है फिर आपका नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक शिक्षा। यहाँ पर हमें एजुकेशन तो मिलती है, लेकिन आउटसाइड स्कूल जाकर वो शिक्षा मिलती है, वो आपकी फ्लेक्सिबल होती है। और इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने जैसे कोई प्लांट ड्राइव,
क्लीनलीनेस ड्राइव। कह सकते हैं मैं किसी एनजीओ में वर्क कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है, मैं अपने स्कूल बॉडी से बाहर जाकर यहाँ पर काम करूंगा। तो मैं कहीं ना कहीं काम करते करते उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, वहाँ पर से नॉलेज एक्वायर करूंगा, वहाँ से कुछ ना कुछ लर्निंग सीखूंगा वर्क करके। तो वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये हमारी फ्लेक्सिबल होती है, तो मैंने एनजी ज्वाइन कर रखा है, तो कंपल्शन नहीं ना कि मैं रोज वहां पर जाऊँ। मेरे पास जब भी टाइम है मैं वहां जाऊंगा, कुछ सीखूंगा, पर अपने हिसाब से अपनी लर्निंग को इंक्रीज करूंगा, अपना डेवलपमेंट, अपना ग्रोथ, अपनी लर्निंग को बढ़ाता रहूं। तो ये वो एजुकेशन होती है जो हमारे स्कूल की बाउंड्रीज से बाहर होती है और फ्लेक्सिबल फॉर्म में होती है। तो ये आपके 3 फॉर्म होते हैं एजुकेशन के। फर्स्ट वन आपका जो स्कूल और कॉलेज में होता है, जो कि आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होता है। दूसरा आपका इनफॉर्मल, जो कि आपकी फैमिली, सोसाइटी या मीडिया की हेल्प से होता है। और तीसरा जो स्कूल के बाहर होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। ये 3 पार्ट से आपकी एजुकेशन। अब एम्स क्या है आपकी इस एजुकेशन की? तो सबसे पहला एम क्या होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन में ये मैंने आपको बताया था, एजुकेशन के अंदर हम फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। कौन इंश्योर करेगा? हमारी एजुकेशन इंश्योर करेगी। नॉलेज एंड विजडम, मोरल एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, वोकेशनल प्रिपरेशन। आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है वोकल एजुकेशन पर। रीजन क्या है? कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है ये, कि जो कि आपको आगे अर्निंग में आपकी हेल्प कर सके। सिटीजनशिप ट्रेनिंग, आपका कल्चर प्रिजर्वेशन, साइंटिफिक टेम्पर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, एम्स है, जिसकी हेल्प से हम हमारे लिए हमारी लाइफ में एजुकेशन जरूरी होती है। तो अगर मैं कंप्लीट समरी की बात करूं आज के सेशन की, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग continuous process. It is influenced by philosophy and has 3 forms: formal, informal, and non-formal. The aims includes knowledge, values, skills, personality, and self-actualization. तो एजुकेशन जो है आपकी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। ये इन्फ्लुएंस होती है आपकी फिलॉसफी और आपकी फॉर्म्स से। फॉर्म्स आपके पास 3 होती है एजुकेशन को रिसीव करने की: फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। उसका मेन एम क्या होता है? आपको नॉलेज, आपकी वैल्यूज, आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आपको रियलाइज करना। ये थी आपकी कंप्लीट सब। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस सेशन, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैंने दे रखे, 3 एमसीक्यू। इन तीनों एमसीक्यू के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सबसे पहला आपका जो एमसीक्यू है, वो डिफाइन एजुकेशन एज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। टैगोर, स्वामी विवेकानंद, एरिस्टोटल या प्लेटो। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहा करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी वीडियो के अंदर से बनाए गए हैं। तो इसकी हेल्प से आपकी एक रिवीजन भी हो पाएगी और आप एग्जाम के लिए एमसीक्यूज को प्रिपेयर भी कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन है, विच फिलॉसफी बिलीव्स ट्रुथ इज व्हाट वर्क इन प्रैक्टिस? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैक्टिसिज्म, ह्यूमनिज्म। और तीसरा क्वेश्चन है, एजुकेशन रिसीव्ड एट होम एंड इन सोसाइटी इज नोन एज फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल या वेकेशनल। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों के आपको सॉल्यूशन, तीनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दें। तो ये सेशन खत्म होता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू आपके मीनिंग के एजुकेशन की, फिलोसफीज क्या है हमारे पास, कितने टाइप्स की हम इसको प्रोवाइड करते हैं, और जो कौन कौन से हमारे थिंकर्स है जिन्होंने अपनी एजुकेशन को, इनकी अप्रोचेस को हमें प्रोवाइड किया है, और क्या इसके इंपॉर्टेंस है। अगर आप कोई इशू हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।